पढ़ेंगे जिसका नाम है जनगणना। जब भी हमारे मन में जनगणना शब्द आता है तो आपके दिमाग में आता हो कि जनगणना क्या है और क्यों होता है। आपको पता है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर होता है, लेकिन 2021 में जो जनगणना होना था वो नहीं हो पाया। उसका कारण था कि 2020 में कोविड। तो पहले तो जानते हैं जनगणना क्या है, क्यों और किस लिए। तो ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होगा। इस वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा कि विविध जीके और जीएस की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। जनगणना एक अलग और महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इस टॉपिक को हम लोग पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ से आने वाले सभी सवालों को हम लोग बारी बारी से करें ताकि सवाल यहाँ से गलत ना होने पाए। तो सबसे पहले जनगणना को ही समझते हैं कि जनगणना क्या है, क्यों जरूरी है। तो जनगणना से देश की जनसंख्या से जुड़ी जानकारी मिलती है, जिससे जनसंख्या की प्रवृत्ति और उसकी विशेषता का पता चल जाता है। और उनके आंकड़ों का इस्तेमाल नीति बनाने में, उस देश की योजनाओं का निर्माण करने के लिए भी किया जाता है। जनगणना से जो मिलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल सरकार कार्यक्रमों के मूल्यांकन में भी करती है, इसलिए जनगणना काफ़ी जरूरी होती है। जनगणना से मिलने वाले आंकड़े का इस्तेमाल लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय के जो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन में भी किया जाता है। और साथ ही साथ संसद राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन में भी करती है। जनगणना से मिलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल अनुदान के निर्धारण में भी कर लिया जाता है। तो हम ये जानेंगे जनगणना से मिलने वाले आंकड़े देश के भविष्य का खाका तैयार करते हैं। और उसी जनगणना को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। इसी में आता है कि जनगणना जनसंख्या जनगणना स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन व जनसांख्यिकी, संस्कृति और आर्थिक संरचना की स्थिति पर आधारभूत आंकड़े प्रदान करती है। ये सारी जानकारी राष्ट्र के भविष्य के मार्ग को दिशा और आकार देने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोगों ने देख लिया जनगणना क्यों जरूरी होती है। तो जनगणना समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन 1881 से औपनिवेशिक अभ्यास के साथ जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने और संसाधनों तक पहुंच बनाने के सामाजिक परिवर्तन के रूप में तय करने के लिए करने लगी, जो प्रत्येक 10 वर्षों पर होता रहा। एक सवाल होता है कि हर 10 साल पर ही क्यों होता है? क्योंकि देश की पूरी आबादी की गणना करने के लिए हर 10 साल में जनगणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले लोगों की उम्र, स्कूली शिक्षा, वे क्या काम करते हैं आदि के बारे में विशेष जानकारी मिल पाती है। तो 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। यह गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल, महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाती है। ये सवाल आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, जो काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम इसमें और आगे बढ़ें तो आगे अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या और जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 1951 माने आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, लेकिन पहली जनगणना 1872 में हुई थी। पहली 10 की जनगणना जो हुई थी 10 साल के अंतराल पर, वो जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। तो ये सब आपके लिए काफ़ी अहम है, आगे हम लोग इस पर पढ़ेंगे। प्रत्येक जनगणना अस्थायी रूप से गठित की जाती है। यह आज़ादी के बाद 15 बार की जा चुकी है। अभी तक आज़ादी के बाद कुल 15 जनगणना आज़ादी के बाद से 15 बार की जा चुकी है। तो आज़ादी के बाद 15 बार की जा चुकी है, क्या आज़ादी से लेकर जब से जनगणना हो रहा है तब से लेकर? तो जब से जनगणना हो रहा है तब से लेकर ही की जा रही है। अंतिम जनगणना 2011 में की गई थी। अंतिम जनगणना कब की थी? 2011। 2021 में होना था, नहीं हो पाया, अब जल्दी होने वाला है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 9 फरवरी 1951 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनगणना भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे, सभी क्लास आपके लिए निःशुल्क है, देश हित में राष्ट्रहित में, इसलिए वीडियो को अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस जी के विविध स्टैटिक जीके का काफ़ी अहम हिस्सा माना जाता है ये। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची के तहत इसे संघ सूची के विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। माने ये जनगणना किन किन विषय से जुड़ा है वो पूरी चीज़ें हम लोग ये करके पढ़ेंगे। 1800 में इंग्लैंड में पहला देश बना जहां जनगणना शुरू हुई। माने दुनिया का पहला देश इंग्लैंड बना जहां जनगणना पहले शुरू हुई थी। भारत में जेम्स प्रिस्पिन द्वारा इलाहाबाद 1824 और बनारस में 1827-28 में की गई थी। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें तो जेम्स प्रिस्पिन द्वारा इलाहाबाद 1824 में और बनारस में 1827-28 में किया गया था। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में ढाका में हेनरी वाल्टर द्वारा की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, इसलिए नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम पर ये नोट्स मिल जाएंगे और लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से भी आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर है। अगर हम जनगणना की और आगे बात करें तो
1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या के पंचवार्षिक रिटर्न विवरणिकों को संचालित करने का आदेश दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के समय शासनकाल के दौरान 1872 में भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना की गई थी। मोस्ट आईएमपी है आपके लिए, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, लिख लें या इसे याद कर लें, या नोट्स भी आप बना सकते हैं साथ में, जो आपके लिए काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी जरूरी है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पहली समकालिक जनगणना 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन में डब्ल्यू.सी. प्लोडेन भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के समय 1880-84 के अधीन की गई थी, मतलब 1881 में। यहीं से भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत होती है। यहाँ से कई सवाल आपकी परीक्षा में बन रहे हैं और वो आप इन्हें स्क्रीनशॉट के तौर पर रख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी अहम योगदान दे सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जनगणना की बात करें तो जनसंख्या के क्या क्या चरण होते हैं। तो जो पहला चरण था ये 1901 से लेकर 1921 की, इस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के स्थिर या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। वैसे आगे हम इसके बारे में जरूर बताएंगे। दूसरा चरण क्या था, 1921 से 1951 का। यह दशक स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है। तो यह भी क्या है, क्योंकि पहली 1901 से 1921 के बीच में आप देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध था। उसके बाद आप देखेंगे 1921 से 51 में देश में द्वितीय विश्व युद्ध भी मिल जाता है और महामारी भी रहता है। अब जनसंख्या के चरण तीसरे की बात करें, यह 1851 से 81 के दशक है। भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। माने यह काल क्या, भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। चौथा चरण क्या है, 1881 के बाद से वर्तमान तक की देश की जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च स्तर पर बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। तो ये क्या है, चौथा चरण है जो आज इसको लेकर। अभी तक जनगणना के कुल 4 चरण है, चारों हमने पढ़ लिया, 1900 से लेकर 21 तक, 21 से 51, फिर 51 से 81, 81 से लेकर अब तक। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आजकल कोड वाले सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। उस तरह से ट्रेंड पे आपके ये काम आ जाएगा। हम बात करते हैं 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने लक्षद्वीप को छोड़कर राज्यों के शासित प्रदेशों में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय DES के सहयोग से पहली आर्थिक जनगणना आयोजित की थी। यहाँ पे देख लीजिएगा, DES का फुल फॉर्म डॉक्टरेट ऑफ इकोनॉमिकल एंड स्टैटिक्स। तो यहाँ पर पहली बार आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब है जनगणना नगर, एक ऐसा क्षेत्र जो सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं है, लेकिन इसमें शहरी विशेषताएं हैं, जैसे न्यूनतम जनसंख्या 5000 और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 में 1362 के मुकाबले 3784 जनगणना शहर है। तो जनगणना नगर क्या होता है, आज आपने पहली बार सुना होगा कि जनगणना नगर किसे कहते हैं। तो यह आप लिख लीजिएगा, अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आपके काफ़ी काम आ जाएगा। आगे अगर हम देखेंगे भारत की, या यूँ कह सकते हैं 15वीं जनगणना। तो जब हम 15वीं जनगणना की बात करते हैं तो कई चीज़ें हमारे मन में, आपके जहन में आ जाती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे और आपके जहन में आती हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी अहम और उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, ताकि जो सेशन है वो आपका काफ़ी अच्छा और बेहतर हो सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो 15वीं जनगणना है आपकी, यहाँ पर राष्ट्रीय जनगणना 2011 देश के सभी 28 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेश और 640 जिलों, 5924 उप जिलों, 7935 कस्बों और लगभग 6 लाख से अधिक गांव में की गई थी। तो ये 15वीं जनगणना कब हुई थी, 2011 में। आगे अगर हम बात करें इन जनसंख्या की, तो भारत चीन के बाद 1210 मिलियन की जनसंख्या के साथ दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अभी वर्तमान की बात करें तो और आगे निकल गया है। भारत का भूमि क्षेत्र दुनिया की भूमि क्षेत्र का 2.4% है। मैंने अगर हम बात करें भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र दुनिया का 2.4% है, लेकिन इस पर जो जनसंख्या रहती है पूरी दुनिया का 17.5%, मतलब 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब समझिए, भूमि हमारे पास दुनिया का लगभग 2.4% है, लेकिन उस पर जनसंख्या पूरे दुनिया का 17.5% निवास करती है। आगे हम बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए 10 आबादी वाले राज्य
पहला उत्तर प्रदेश पहले पर है 19.96 करोड़, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। शुरुआत के 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3 तो एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इनको कूट के ले आते हैं। बाकी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब भारत की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ 5 राज्यों में, मतलब आधा हिस्सा केवल 5 राज्यों में है। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जनसंख्या से जुड़ा हुआ, देखिए टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी सभी क्लास की लिंक वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अब शहरी ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है ये भी जानते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 1.21 अरब भारतीयों में से 833 मिलियन माने 68.8% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जबकि 377 मिलियन 31.2% शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31.2 अर्बन और 68.8 रूरल एरिया में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम इसी के साथ और आगे बढ़ें तो देखेंगे जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूह, मुंबई 1.83 करोड़, दिल्ली 1.63 करोड़, कोलकाता 1, ये 3 महत्वपूर्ण, और उसके आगे चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और कानपुर। आगे अगर हम बात करें तो जनसंख्या में आते हैं सर्वाधिक शहरीकृत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें क्या है, दिल्ली 97.5%, चंडीगढ़ 57.25%, लक्षद्वीप 78.07%। इसके बाद दमन, दीव, पुदुचेरी, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और दादरा नगर हवेली। तो ये सर्वाधिक शहरीकृत राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित जातियां। तो यह भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जातियों की 10 की वृद्धि दर 20.8% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, जो आपको बेहतर और सही लगे। हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना है, 945 है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिजोरम में अनुसूचित जातियों के बीच साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत 92.4% है, जबकि बिहार में सबसे कम 48.6% है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जनसंख्या के सेशन में देखें तो अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3-5 वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस पूरे तथ्य को, पूरे सीरीज को आप पूरा लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, जो आपको सही और बेहतर लगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य हैं। आगे हम देखेंगे कुल जनसंख्या के संबंध में पंजाब में अनुसूचित जातियों का उच्चतम प्रतिशत 31.9%। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आता है। ये क्रम आप याद रखिएगा, जो आपके परीक्षा में काफी अहम योगदान दे सकता है। केंद्र शासित प्रदेश में जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और नागालैंड राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लीजिएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ से परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछ लिए जाते हैं, और जब जहाँ सीधे सवाल आते हैं वो आपको पढ़ना, रटना, याद करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, हम इसी सेशन के साथ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ तक आप पहुँच पाए। वीडियो को शेयर करिएगा, और वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में अनुसूचित जाति की आबादी 5% से भी कम है। अब अगर बात करें अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियों की अगर हम बात करें तो भारत में कुल अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजातियां ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या की 11.3% है। शहरी क्षेत्रों में 2.8% है। 2001 से 11 के दौरान भारत की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की 10 की वृद्धि 23.7% थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में अनुसूचित जनजाति की कोई भी आबादी नहीं है। ये परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनजाति आबादी वाले राज्य,
जिसमें अगर हम बात करें तो क्रमवार रूप से देखा जाए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, जो परीक्षा में खूब पूछे थे। टॉप 5 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जनसंख्या की हम बात करें तो राज्यों में मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत उच्चतम है। राज्य की कुल आबादी का 94.4%, जबकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे कम है। कुल जनसंख्या का 0.6% है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल भी तैयार हो गया और ऐसे भी हो गया। महाराष्ट्र में केवल 9.4% जनजातीय आबादी है। त्रिपुरा और असम में क्रमशः 31.8 और असम में 12.4% है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है। उनकी कुल जनसंख्या का 94.8% है। अब बात करते हैं गरीबी रेखा के नीचे। अब जब गरीबी रेखा के नीचे की अगर हम बात करेंगे तो यह इसमें क्या है, यह सरकारी सहायता के जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों की पहचान करने के लिए भारत सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मानक, एक बेंचमार्क है। भारत में गरीबी रेखा नीचे रहने वाली जनसंख्या 21.9% है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा नीचे रहने वाली जनसंख्या कितना है? अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए 25.7 और अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 13.7% है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे अगर हम देखें तो सबसे अधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य 39.93% के साथ छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बिहार है। ये क्रम परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसे रट लीजिएगा, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। गरीबी का उच्चतम अनुपात 64.75% बिहार के किशनगंज जिले में है। गोवा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम 5.09% है। इसके बाद केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। जब बात जनसंख्या की आती थी, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली में सबसे अधिक, जहां 39.31% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। उसके बाद चंडीगढ़ आता है 21.81%। अब हम बात करते हैं 2001 से लेकर 11 तक के बीच अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाले 10 राज्य, जो खूब परीक्षा में झोला भर के पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें मेघालय 27.9% परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया, टूट चुका है, तो इसलिए उसके बाद मिजोरम आ जाएगा। टूटने का मतलब अब वहां पे केंद्रशासित प्रदेश बन गया है ना। अब जनसंख्या की बात करें यहाँ पे तो TCS द्वारा पूछी गई दूसरे राज्यों की जनसंख्या, केरल और छत्तीसगढ़ जनसंख्या क्रमशः 3.34 करोड़ केरल की और छत्तीसगढ़ की 2.55 करोड़ है। उत्तराखंड और त्रिपुरा की जनसंख्या क्रमशः उत्तराखंड की अगर हम बात करें 1.0 करोड़, वहीं त्रिपुरा की 36.7 लाख है, 73 लाख। गोवा की जनसंख्या 14.58 लाख है। मतलब ये ऑनलाइन जो परीक्षा उसमें पूछेगा डेटा है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 13.83 लाख है और नागालैंड की जनसंख्या 19.68 लाख है। देश की सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जहाँ 6.10 लाख है। मणिपुर की जनसंख्या 28.55 है। तो कुछ ऐसे राज्य जिसकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए गए, मिलान करने वाले, कूट वाले सवालों में इस तरह के प्रश्न खूब झोला भर के आ जाते हैं। वहीं अगर बात करें हम जनसंख्या की तो यहाँ है मिजोरम और मेघालय की जनसंख्या क्रमशः 10.97 लाख और मिजोरम की और मेघालय की 29.66 लाख है। उड़ीसा की जनसंख्या 4.19 करोड़ है और झारखंड की जनसंख्या 3.29 करोड़ है। पंजाब की जनसंख्या 2.77 करोड़ है, जहाँ हरियाणा की जनसंख्या 2.53 करोड़ है। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक। वैसे सवाल आता है कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। मैं चाहूँगा इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। भारत 121.09 करोड़ आबादी, धर्म में हिंदू 96.63 करोड़ और ये हो गया 96.3 करोड़ में इतने 79.8% हिंदू, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य में 0.7%। धर्म नहीं बताया गया है, इतना 0.2%। मुस्लिम 14.2 भारत सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक है, माने मुस्लिम 14.2% के साथ भारत में दूसरे सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। अब यहाँ पर क्या हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत
वाले शीर्ष 10 राज्य की अगर हम बात करें या केंद्रशासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश 55.17%, दादरा नगर हवेली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 5 प्रमुख है। उसके आगे दमन दीव, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। अब संख्या की बात की है जिसमें अधिकतम हिंदू जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, अधिकतम हिंदू जनसंख्या वाले। बात करते हैं साक्षरता दर की, जो आपके लिए परीक्षा में खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करें साक्षरता, प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए जानकारी को पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता है। साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष से उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या के 100 से गुणा करके की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष से उससे अधिक आयु वर्ग की। ठीक, अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 6 साल है और अपनी मातृभाषा में पढ़ना लिखना जानता है शुद्ध शुद्ध, क्या वो साक्षर है? नहीं, क्योंकि उसकी उम्र 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष का है तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। अब अगर साक्षरता दर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1951 से 2011 जनगणना साक्षरता दर 1951 में कितना है? 18.33%, 61 में 28.3%, 1971 में 34.5%, 1981 में 43.6%, 1991 में 52.2%, 2001 की जनगणना के 64.8% और 2011 जनगणना के अनुसार 74.08 04% है। मतलब लगातार साक्षरता दर क्या होती है? बढ़ती जा रही परसेंटेज में। साक्षरता दर वाले उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य जिसमें केरल 94%, मिजोरम 91.65%, उसके अलावा गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश है। परीक्षा में 5 ज़्यादा पूछे जाते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और नागालैंड, उत्तराखंड। 10 सबसे कम साक्षरता वाले, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बिहार 63.82%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश है। साक्षरता दर में देखेंगे सिर्फ 10 उच्चतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य, केरल 96.1%, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम, गुजरात। टॉप 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10 उच्चतम महिला साक्षरता दर वाले केरल सब में पहले हैं, केरल सभी में पहले पर है, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, उसके बाद इंपॉर्टेंट है उसे लिख सकते हैं। 10 सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले राज्य, बिहार 71.02%, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय। अब बात करते हैं साक्षरता दर में 10 सबसे कम महिला साक्षरता वाले राज्य, सबसे बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर तो हो गया, हट गया। अब उसके ऊपर उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। साक्षरता दर वाले केंद्रशासित प्रदेश सबसे ऊपर लक्षद्वीप, दमनदीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब पुरुष साक्षरता दर वाले केंद्रशासित प्रदेश में लक्षद्वीप, दमनदीप और पुदुचेरी। महिला साक्षरता दर वाले केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान और चंडीगढ़, दिल्ली। भारत में साक्षरों की संख्या 763.5 मिलियन है। देश में साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। केरल भारत में उच्चतम पुरुष उच्चतम महिला साक्षरता दर के मामले में पहले स्थान पर है। सभी राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की भारत की दूसरी सबसे बड़ी साक्षरता दर है, जो इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इन्हें पढ़ना है और रट कर भी रखना है। वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा के रखना है। मिजोरम का शेरछिप जिला 97.91% के साथ भारत का सबसे साक्षर जिला है, ये इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला 36.1% के साथ भारत में सबसे कम साक्षर जिला है। शेरछिप जिला उच्चतम पुरुष साक्षरता दर 98.28% है और उच्चतम महिला साक्षरता दर है 57.53% वाला जिला है। अलीराजपुर सबसे कम पुरुष साक्षरता 42.02% है और सबसे कम महिला साक्षरता दर 30.29% वाला जिला है। लिंग अनुपात, ये भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, तो जो चीज़ें पूछी जाती हैं तब उन्हें आपको रटना और याद भी करना होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो लिंग अनुपात जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, माने 1000 पुरुष पर 943 महिला भारत में है।
जिसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम लिंग अनुपात वाले बात कीजिए तो केरल 1084 सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, मेघालय 509 989। ये पूछा तो उसके बाद मणिपुर, उड़ीसा, मिजोरम, गोवा और कर्नाटक। उच्चतम लिंग अनुपात वाले शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश: पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़। सबसे कम लिंग अनुपात वाले शीर्ष 10 राज्य: हरियाणा 879, सबसे कम है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब ये राज्य नहीं रहा, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर वहाँ पहले पर हो जाएगा जब केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पहले पर हो जाएगा। अब 1951 से लेकर 2011 तक भारत की जनगणना के लिंग अनुपात, ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसमें 1951 में 946 थी, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 927, मतलब कम हो गई, 2001 में 1933 और 2011 में 943। तो सबसे ज़्यादा इस समय क्या है? 943 वर्तमान समय। अभी नया जनगणना होगा तो हो सकता है कुछ और बढ़ा हो। 1901 में 1972 जनगणना के बाद भारत का लिंग अनुपात 1971 में 930 तक गिरना शुरू हुआ, 1981 में 934 में वृद्धि देखी गई, फिर 1991 में 1927 फिर से गिरावट आई। इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। 1951 से 2001 तक बाल जनगणना का अनुपात, तो 1951 में बाल जनगणना 1983 थी, 1961 में 976 था, 1971 में 964 था, 1981 में 962 थे, 1991 में 995 थे, 2001 में 927 और 2011 में 919। लिंग अनुपात, कुल प्रजनन दर क्या होता है? मतलब बच्चे पैदा करने वाले आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्म संख्या, जिसमें समानता 15 से 49 वर्ष माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR प्रति महिला दर 2.4% थी। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR। अब देखिए NCERT के जो नोट्स होते हैं, NCERT के 6 से लेकर 12 तक हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम उपलब्ध हैं, या आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप डाउनलोड करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 900 से कम लिंग अनुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश: पंजाब 895, सिक्किम 890, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के 889, हरियाणा 879 जो सबसे कम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली। लिंग अनुपात की बात करें 2020 में नेपाल में पुरुष प्रति महिला अनुपात 84.55 पुरुष प्रति 100 महिला थी। 2021 में बांग्लादेश में लिंग अनुपात प्रति 100 महिला पर 102.12 पुरुष है। 2021 में श्रीलंका में लिंग अनुपात प्रति 100 महिलाओं पर 51.96 पुरुष है। 2022 में चीन में कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात प्रति 100 महिलाओं पर लगभग 104.7 पुरुष था। 2021 में पाकिस्तान में लिंग अनुपात प्रति 100 महिलाओं पर 106.01 पुरुष है। अब बात करते हैं अशोधित जन्म और मृत्यु दर। ये क्या होता है? अशोधित जन्म दर, यह किसी दिए गए वर्ष के दौरान जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या और उसी वर्ष कुल मध्य वर्ष की जनसंख्या के बीच का अनुपात, जिसे समानता प्रति वर्ष 1000 गुना में प्राप्त किया जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अशोधित जन्म दर कितना था? 21.8%। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? इसकी गणना किसी निश्चित अवधि में होने वाली मौतों की संख्या और उस अवधि मृत्यु के जोखिम के संपर्क में आने वाली जनसंख्या का अनुपात निकालकर की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अशोधित मृत्यु दर कितना था? 7.1% था। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व एक विशिष्ट भौगोलिक स्थानों में एक प्रजाति के भीतर व्यक्तियों की सघनता। डेटा का उपयोग जनसांख्यिकी जानकारी की मात्रा निर्धारित करने और पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के साथ साथ संबंधों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। इसे व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की सघनता को मापा जाता है। 2011 में भारत की जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व जो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 2011 जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति निवास करते हैं।
पिछले 50 वर्षों में 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक की सतत वृद्धि हुई है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 1991 से 2011 तक जनगणना के जनघनत्व का उल्लेख इस प्रकार है। 1951 में 117, 1961 में 142, 1971 में 177, 1981 में 216। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार 1164, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है कमेंट करके वीडियो में जवाब दीजिएगा। यूपी स्पेशल में सेशन को हम लोग जरूर पढ़ेंगे। सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, फिर जम्मू, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व के मामले में शीर्ष केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली 11,320, फिर चंडीगढ़, पुदुचेरी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली, अंडमान 46 था। सबसे कम जन घनत्व वाले शीर्ष 10 शहर राज्य कपूरथला जो पंजाब में है, बांसवाड़ा राजस्थान, नागदा मध्य प्रदेश, दतिया मध्य प्रदेश, गंगटोक सिक्किम में। ये 10 सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 10 शहर हैं। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो भारत में 5 सबसे कम जनसंख्या घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और सिक्किम है। सिक्किम में 86, जम्मू कश्मीर में 56, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 है। अगर अन्य तथ्य की हम बात करें तो जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर भी लिख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसको जान लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय एक माप है जिसका उपयोग किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति द्वारा अर्जित धन की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारतीय राज्यों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, भारत में बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। हिंदी ने लगभग 43.36% बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। इसके बाद बंगाली 8.03, फिर मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़ीसा, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, आसामी का स्थान। 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। सबसे कम लोगों द्वारा संस्कृत भाषा बोली जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किस राज्य की भाषा संस्कृत है, वीडियो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। नल का जल, भारत में 83.6% घरों तक पहुंचने के साथ पीने के जल का प्रमुख स्रोत था। इसके बाद हैंडपंप 33.5%, कुआं, ढका और खुला 11% और नलकूप बोरवेल 8.5% था। अगर हम बात करें ग्रामीण जो क्षेत्र में ये हैंडपैप का क्या स्थिति थी, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ग्रामीण भारत में हैंडपंप 43.6% प्रमुख स्रोत है, जिसके बाद नल का पानी 18% उपचारित है और अनुपचारित 13% है, और कुआं ढका 1.5, खुला 12% है। उनके घरों में पीने के पानी के मुख्य स्रोत के रूप में। जबकि शहरी भारत में 2011 में नल का जल उपचारित 62% और अनुपचारित 8.6% पीने के पानी का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में घरों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है 67.3%। इसके बाद मिट्टी का तेल 31.4%, अब तो ये कम हो गया। सौर ऊर्जा 0.4%, अन्य तेल 0.2%, कोई अन्य 0.2%, कोई रोशनी नहीं, अभी भी 0.05% है। 16वीं जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दी गई थी, आप जानते ही हैं। 16वीं जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी और पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय को जनगणना में शामिल किया जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे यहाँ पर भारत में घरों में प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली 67.3%, इसके बाद मिट्टी का तेल 31.4% है। तो यही जब ऊपर हम लोगों ने इस पेज को पढ़े, पेज डबल आ गया। यहाँ पर जनगणना जुड़े हम लोग उन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लिया जहाँ विविध जीके, स्टैटिक जीके में आपके परीक्षाएं पूछे जाते हैं, ये काफ़ी अहम और इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी मित्रों को शेयर और साझा करेगा। कोई प्रश्न या कोई सवाल वीडियो में कमेंट करिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश देख रहे हैं फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा, लेकिन वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं लाइक करना ना भूलिएगा। सभी लोग टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश आ जाएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ सभी क्लास की लिंक वीडियो आपको मिलती रहेगी। मेरे द्वारा सभी क्लासेस आप सभी के लिए
निःशुल्क, देशित में, राष्ट्रहित में समर्पित है। एज ए गेस्ट के रूप में चैनल के माध्यम से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम और लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर मिल जाएगा। एनसीईआरटी के सभी नोट्स लर्निंग विद दुर्गेश आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप से 6 से 12 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम उपलब्ध है। नोट संबंधी सभी जानकारी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप नोट संबंधी सभी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा मित्रों तक शेयर साझा करिएगा, और इसके बाद अगली टॉपिक जो होगी उसको भी वीडियो आपको लर्निंग विद दुर्गेश मिलता रहेगा। धीरे धीरे करके सारी जो आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी पूरी वीडियो आपको इसके माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अपने सभी मित्रों तक साझा जरूर करिएगा। हाँ, ऐप इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर से, नोट्स घर बैठे मिल जाएगा, क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। जो भी समस्या है निराकरण होगा, लेकिन क्लास में बने रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा कि खुद का नोट्स तैयार हो जाए। वैसे आपका नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा, एनसीईआरटी नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएगा, दोनों भाषा में, हिंदी मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम में। तो इसलिए लर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी बेहतर और बेस्ट है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक नए सेशन के साथ।